हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थर्ड जो हमारे आज की डिस्कशन के लिए वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आज के लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले हम जो दो टॉपिक डिस्कस कर चुके वो क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो डिप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कम होना। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में वाटर का जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में चला जाता है, -4 हो गया, -5 हो गया, वो डिपेंड करेगा कि हम उसके अंदर कौन सा सॉल्यूट उसमें ऐड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक बार इसको देख लेते हैं। वैसे एक्चुअल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, जो डेफिनेशन देते हैं, मतलब अप टू 10th क्लास डेफिनेशन देते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग। जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाए उसको क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन जब हम 11th-12th में आते हैं तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है, फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid phase becomes equal to vapor pressure of सॉलिड फेज। यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसको क्या कहेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो अब हम जब किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है, जब उसके अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर नमक ऐड कर दे या फिर उसके अंदर कोई अदर सॉल्ट ऐड कर दे, जैसे सोडियम क्लोराइड ऐड कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट या यूरिया वगैरह ऐड कर देते हैं। तो उस टाइम पर जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से माइनस में चला जाता है। तो उसको क्या कहेंगे हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं, अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहे तो इधर हमारा है टेम्परेचर, इधर जो हमारा है वो है वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर एक साइड हमने टेम्परेचर लिया, दूसरी साइड हमने क्या लिया है, वेपर प्रेशर। तो फ्रीज करने का या मतलब कूलिंग करते हैं, इट मीन्स जो हमारा लिक्विड है वो ऑलरेडी ज़्यादा टेम्परेचर पर है। जैसे हम पानी को जो फ्रीज में रखते हैं तो नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो हमारा जो वाटर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। लेकिन जब हम उसको फ्रिज में रखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, 25 से 23, 22 और फाइनली वो किस में चला जाता है, 0 पे, 0 में जाएगा। तो उस कंडीशन पर क्या होता है, जो वाटर की जो मतलब लिक्विड और जो सॉलिड फेज होती है वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लिया हमारा जो भी हमारे पास लिक्विड है प्योर सॉल्वेंट मीन्स जब उसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं किया है, कोई भी हमने सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं किया है। तो उस टाइम पर मान लिया हमारा जो लिक्विड है उसका ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर ये है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या वाटर जो है वो कूल होता जाएगा। और मान लिया ये पॉइंट है हमारा बी पॉइंट पर जो वाटर है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स उसकी जो सॉलिड फेज है और उसकी जो लिक्विड फेज है उन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर इक्वल हो गया। और इसके बाद फिर वो कंटिन्यू क्या होता जा रहा है हमारा,
मान लिया इस फेज पर, मान लिया ये पॉइंट है हमारे पास सी पॉइंट पर आकर जो पूरा का पूरा हमारा लिक्विड था वो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड फेज में। तो हम यहाँ पर किस टेम्परेचर की बात करते हैं, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है, यानी जिस पर सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। तो हम इसको क्या देंगे, TF नॉट। नॉट जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा प्योर फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट आपका वाटर भी हो सकता है या अदर कोई सॉल्वेंट आप उसको उसकी जगह यूज कर सकते हो। अब हमें पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। तो इसका कर्व हमेशा कहाँ लाई करेगा, इसके नीचे ही होगा। तो ये मान लिया हमारा जो है सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के केस में जो हमारा है वो फ्रीज होना शुरू हुआ यहाँ पर। तो ये जो फ्रीज होना मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में चला गया, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली बात है इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है। तो ये हमारा मान लिया ये टेम्परेचर है जिसके ऊपर उस जो सॉल्यूशन था उसने फ्रीज होना शुरू हुआ। तो ये टेम्परेचर हमने क्या मान लिया, TF मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो कर्व है ये हमारा किसका है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मीन्स जिसके अंदर हमने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा TF मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना हमने जब उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट ऐड किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ। तो हमेशा हम क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो यहाँ के क्या होगा, ये TF नॉट माइनस TF। तो ये क्या है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 3 वैल्यू है यहाँ पर, इनमें से कोई भी 2 आपको गिवन है तो थर्ड आप सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो डेल्टा TF है, जैसे हमने इससे पहले जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था तो डेल्टा TB जो पढ़ा था हमने, डेल्टा TB वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट। यानी जितने ज़्यादा सोल्यूट हम उसके अंदर, सोल्यूट की अमाउंट जितनी ज़्यादा ऐड कर देंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ रहा था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, जितना ज़्यादा हम उसके अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे कोई भी नॉन वोलेटाइल तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उतना ही कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। जो आपका सॉल्यूट है उसकी मोलैलिटी, अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। यहाँ KF जैसे वहाँ पर हमने एक KB सॉल्वेंट लगाया, सॉरी कांस्टेंट लगाया था, सेम इसी तरह यहाँ पर हमने KF एक कांस्टेंट लगाया। इसके ये KF क्या है, मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसकी जगह दूसरा क्या कह सकते हैं हम इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये क्या है हमारा KF है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अगर हमें यहाँ से इसकी यूनिट निकालनी है, यूनिट मीन्स कि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है कि KF की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ से अगर हम KF निकालना चाहें तो KF क्या आएगा हमारा, KF इज इक्वल टू डेल्टा TF बाय M। TF क्या हमारा टेम्परेचर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी यूनिट या तो सेल्सियस में होगी या केल्विन में होगी। और मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, केल्विन। मोल पर केजी है तो मोल इनवर्स एंड केजी। ठीक है, तो ये जो हमारी होगी KF की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ KF। अब एक क्वेश्चन यहाँ से मैं बता चुकी, ऐसे पूछ लेते हैं। अब यहाँ से दूसरा, कई बार क्या होता है, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो कांस्टेंट है या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, अगर सॉल्यूशन की
मोलैलिटी 1 कर दे तो डेल्टा टी एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ के। यानी हमने मोलैलिटी 1 कर दी तो डेल्टा टी एफ जो है किसके इक्वल है, के एफ। तो यहाँ से हम क्या दे सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when the molality of solution is 1 mole per kg। तो ये हम इसको कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when molality of solution is, इसको हम यूनिटी भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी तो उस टाइम पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसके अंदर जो डिप्रेशन होगा वही किसके इक्वल होगा, हमारा के एफ के, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो अब एक इसमें लास्ट जो टॉपिक बचता है कि अगर मोलर मास पूछ लेते हैं आपसे सॉल्यूट का, या मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ लेते हैं, या मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लेते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। लास्ट है वो, तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन आया था वो क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। मोलैलिटी होती क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मान लिया N2 है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ मैं मास ले रही हूँ सॉल्वेंट का, मान लिया W1 से, केजी में है, इट मीन्स हम इसको, अगर ये ग्राम में गिवन है तो हम इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ मैं बता देती हूँ N2 क्या है, यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम के अंदर मास है यहाँ पर। तो N2 को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है, W1 बाय M1। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू W1 बाय M1 इंटू 1000 थाई हमारा, इंटू यहाँ पर W1 थाई, सॉरी ये W2 है। तो यहाँ W2 क्या है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इस वैल्यू को, मोलैलिटी की जो वैल्यू है इस फॉर्मूला के अंदर रख देते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ सारी चीजें मैं बता चुकी, के एफ क्या है, यहाँ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, एंड M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 5 फैक्टर्स हो गए। 5 में से आपको कोई भी 4 दे दे तो आप जो 5th वन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक था डिस्कशन के लिए वो था। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर ये समझ आया है तो प्लीज़ अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू।